नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा उस एआई की तथाकथित विश्व स्तरीय समिट की, जिसको लेकर न सिर्फ भारत की पूरे विश्व में बात पिटी, बल्कि ये समिट आखिर इस समय क्यों कराई गई जब सरकार की इकबाल पर निशान है और इस सरकार को लेकर न सिर्फ विपक्ष सवालों के घेरे में ले रहा है, चाहे वो स्पटिन फाइल का मामला हो या इसके अलावा भारत यूएस ट्रेड डील का मामला। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार फंसी है। ऐसे समय में दिल्ली में विश्व स्तरीय एआई समिट का होना एक सवाल तो खड़े करता है। कल इस असुरक्षित समिट, जिसमें कि तमाम देशों के न सिर्फ उद्योगपति बल्कि राजदूत तक शामिल थे, तो वहाँ युवक कांग्रेस के करीब 1 दर्जन युवाओं ने वहाँ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री सरेंडर, प्रधानमंत्री इज कंप्रोमाइज्ड जैसे नारे लगे। यही नारे देश के सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिए थे और सवाल को ट्रेड डील को लेकर, स्पटिन फाइल को लेकर सवाल खड़े किए थे। इस प्रदर्शन के बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि हर मौके पर इवेंट के सहारे विपक्ष को घेरने और अपना नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है, वो तुरंत ही ऑनलाइन कैमरों पर आ गई और उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही ठहरा दिया। हालांकि इसका माहौल 2-3 दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बना चुके थे, जिन्होंने कि राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहा और ये कहा कि वो देश के लिए खतरनाक हैं। यहाँ तक कि देशद्रोही तक की संज्ञा राहुल गांधी को दी। लेकिन इसी सरकार ने एआई समिट के युवक कांग्रेस के प्रदर्शन को तो निशाने पर लिया, लेकिन एक बात छिपा ली, जो कि अमेरिका के राजदूत ने इसी समिट में रखी। अपने संबोधन में उन्होंने साफ किया कि भारत को रशिया से तेल लेना छोड़ना ही होगा। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा वक्त था, इसी को लेकर न सिर्फ सदन में नरेंद्र सरेंडर के नारे लगे, बल्कि जो युवाओं का प्रदर्शन है वो भी मात्र इसीलिए हुआ कि सरकार ट्रेड डील को लेकर, स्पटिन फाइल को लेकर, अन्य बेरोजगारी, महंगाई आदि की समस्याओं को लेकर, इस ट्रेड डील से उठ रहे किसानों और कृषि के भविष्य को लेकर जो सवाल उठ रहे, उस पर यह सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं और न ही जवाब देना चाहती। किस प्रकार से पूर्व सेनाध्यक्ष मुकुल नरवणे जी की पुस्तक पर किस तरह की सवाल खड़े हुए, लेकिन इस सवाल को लेकर
कोई भी जवाब सरकार ने नहीं दिया। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जो ज़रा सी बात पर ट्वीट करते हैं, उन्होंने भी इस संबंध में कोई ट्वीट नहीं किया, न ही एपिस्टीम फाइल में खुद का नाम होने, खुद के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम होने, यहाँ तक कि सरकार के चहेते उद्योगपति अनिल अंबानी के नाम होने से भी उन्होंने किनारा कर लिया और इसको जवाब नहीं दिया। तो आखिर विपक्ष और यहाँ तक कि पूरा सत्र, प्रथम चक्र का जो बजट सत्र है, उसमें बिल्कुल ही इस बजट सत्र में कोई भी न तो विपक्ष के नेता को बोलने दिया गया और न ही सरकार ने किसी भी विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब ही दिया। आखिर विपक्ष के सामने मंच बचता ही कहाँ। वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात का हामी नहीं हूँ कि किसी भी सम्मेलन को वादित किया जाए, लेकिन जब सरकार मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे समिट की आड़ ले और वो इस तरह के सम्मेलन कराए, तो आखिर विपक्ष के सामने ऐसी समिट में भगदड़ के अलावा आखिर क्या चारा बचता है कि आखिर वो अपनी बात कहाँ रखे। मीडिया का ये हाल है कि जो मीडिया एपिस्टीन फाइल पर सवाल नहीं करता, अमेरिकी ट्रेड डील पर सवाल नहीं करता, जिसको लेकर ट्रंप बार बार, कल भी उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने बताया पाकिस्तान और भारत के युद्ध में 11 जेट गिरे जो कि काफ़ी महंगे थे। इस बात पे कोई जवाब नहीं देता, तो आखिर विपक्ष करे तो करे। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से गुजरात लॉबी के लोगों के खिलाफ अभियान चला रखा है, कल लखनऊ में भी प्रधानमंत्री के विशेष कृपा पात्र और खुद को उनका छोटा भाई बताने वाले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी क्षमा करें, धीरेन्द्र शास्त्री, उनके लखनऊ में होने वाले दिव्य दरबार की अनुमति को कल कैंसिल कर दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से ये पत्र आया है जिसमें कि पुलिस की ओर से भी कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस तरह की बात को खारिज किया गया है और ये कहा गया है कि वो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस आयोजन में लाखों लोग जुटते। ये अलग बात है कि सत्ताधारी दल की या हाल में हुए अभी इलाहाबाद में महाकुंभ की व्यवस्था रही हो या अभी मांग मेले की, किस तरह से पुलिस ने इस आयोजन को, अगर थोड़ी बहुत कुछ घटनाओं को छोड़ दें अपवाद स्वरूप मानकर, तो किस तरह से इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित किया। लेकिन आज वो इस तरह के आयोजन से आखिर किनारा क्यों कर। आप सभी लोग जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री के कितने करीब हैं। यहाँ तक कि उनके बागेश्वर धाम में भी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले गए थे और उन्होंने उन्हें अपना छोटा भाई बताया था। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अमित शाह के करीबी और सरकार ने ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को एक तरह से साइडलाइन कर दिया है और दोनों ही उप मुख्यमंत्री योगी से इतर निर्णय ले रहे हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य जी के मामले में भी, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ घिरे हुए हैं, कल योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार किया। लेकिन इसके बावजूद भी
अब इस प्रोग्राम का निरस्त किया जाना, निरस्त करना, ये दर्शाने को काफ़ी कि योगी आदित्यनाथ अब गुजरात लॉबी से आर पार के मूड में आ गए। क्या योगी का ये कदम एक खतरनाक पोजीशन में है या वास्तव में वो इस कदम के जरिए गुजरात लॉबी को चैलेंज कर रही है? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।